नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दराज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 1 देख रहे थे। 85 क्वेश्चन अपने हो चुके। आज हम क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर पूरा 100 तक देखेंगे और आज जो है ये पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा माइनर टेस्ट 1। और इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है वहां पर सॉल्यूशन के साथ में आपको मिल जाएगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका वो है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों को उल्लेखित किया गया है, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में जो है इसको उल्लेखित किया गया है। फिर अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तीनों नाम याद रख लेना, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 352 के अनुसार। अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है और आज तक भारत में जो है ना वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, आपातकाल नहीं लगा है, यह ध्यान में रख लेना। मतलब जो 360 अनुच्छेद है उसके अनुसार जो है वित्तीय आपातकाल लगता है और यह जो 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी होता है। जब भी घोषणा होती है इसकी फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये लेकिन भारत में आज तक इसका जो है कभी भी जो है जरूरत नहीं पड़ी और हम चाहते हैं जरूरत पड़े ही नहीं। ठीक है। फिर वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जाता है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सिर्फ और सिर्फ जो वित्त विधेयक होते हैं, कौन से? वित्त विधेयक, उनको जो है राष्ट्रपति के लिए क्या रखा जाता है? आरक्षित रखा जाता है। तो अपने को गलत बताना था तो ऑप्शन 4 हो गया। सभी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ वित्त और धन विधेयक होते हैं। वित्त के साथ में अपन जोड़ लेते हैं धन विधेयक को भी। ठीक है। इन 2 को क्या रखा जाता है? राष्ट्रपति की जो है विचार हेतु आरक्षित रखा जाता है जब वित्तीय आपातकाल लगा होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 87 सुमेलित कीजिए। इधर प्रावधान है, इधर अनुच्छेद है। ठीक है। सबसे पहले आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। तो देखो आपातकाल के दौरान अगर अनुच्छेद जो 19 में जितने भी जो स्वतंत्रताएं मिली हुई अपने को उन पर निलंबन है, यह बात अनुच्छेद 358 कहता है। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 358। ठीक है। फिर बात है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। यानी कि कोई भी बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति होती है तो राज्य की जो सुरक्षा करने का जो कर्तव्य किसका है? संघ का, यानी कि केंद्र का है। यह बात कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 355। फिर आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव जो है ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये अनुच्छेद 353 कहता है। और फिर बच गया कि जब आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में हो, मतलब लागू हो, तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू होना, ये आपका अनुच्छेद 354 में। तो जो जिस कलर से लिखा हुआ है उस कलर में सुमेलित है। एक बात और मैं बता दूं कि आपातकाल की उद्घोषणा शब्दावली जो है, कौन सी शब्दावली? आपातकाल की उद्घोषणा शब्दावली। यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के केवल 352वां जो अनुच्छेद है उसमें ही वर्णित है। अनुच्छेद में 352, केवल 352 जो अनुच्छेद है आपका उसमें ही वर्णित है और कहीं वर्णित नहीं है। तो आपात की उद्घोषणा का प्रभाव 353 में है, लेकिन आपातकाल की उद्घोषणा जो शब्द लिखा हुआ है ना सिर्फ और सिर्फ 352 नंबर अनुच्छेद में लिखा हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में असुमेलित युग्म को पहचानिए। अभी पहचान लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। अनुच्छेद 56(2) कहता है, ये बिल्कुल सही कहता है। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को क्या देता है? त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत सूचना देगा और यह बात अनुच्छेद 56
2 में कही गई है। फिर संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित है। मतलब जो जितने भी सेनाएं हैं सबका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यह अनुच्छेद 53(2) में कहा गया, 53(3) में नहीं कहा गया। 53(3) अनुच्छेद है ही नहीं संविधान में, तो यह असुमेलित हो गया। फिर राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और उसकी उपलब्धियां या जो है वो पदावधि के दौरान जो है क्या नहीं की जा सकती? कम नहीं की जा सकती, बढ़ा जरूर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 59(4) कहता है, बिल्कुल सही है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग का कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया। तो ठीक है, अब जो है आपको ध्यान में रखना, ये अनुच्छेद 61(2) कहता है। अब जो है महाभियोग के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। महाभियोग जो है आपका, इसका वर्णन कहां पर मिलता है? आपका अनुच्छेद 56 में मिलता है। ठीक है, लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है आपकी, वो प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में है। और इस अनुच्छेद 61 के अंतर्गत क्या होता है आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है 1/4 सदस्य, कितने? 1/4 सदस्य कौन से? किसी भी सदन के राज्यसभा हो या लोकसभा, किसी भी सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, हस्ताक्षर करेंगे तब प्रस्ताव प्रस्तुत होगा। वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होगा। अब 2/3 बहुमत से पास होगा तब जो दूसरा सदन है, कौन सा? दूसरा सदन, मान लो कि लोकसभा में पास हुआ था पहले, तो फिर राज्यसभा, और राज्यसभा में पास हुआ था लोकसभा, क्योंकि किसी भी सदन में पेश हो सकता है। दूसरा सदन क्या करेगा? आरोपों की जांच करेगा। और अगर इसके लिए जो है राष्ट्रपति खुद भी आ सकता है, अपना जो है मतलब पक्ष रखने के लिए किसी को भेज भी सकता है। और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो ये फिर वापस जो है 2/3 बहुमत से पास करता है। कौन? दूसरा सदन। और राष्ट्रपति पद से हट जाता है। ठीक है, एक बात और, आज तक इसका जो है भारत में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ। आज तक जो है महाभियोग का प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रयोग नहीं हुआ है। और महाभियोग जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से, ये भी ध्यान रखना है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। क्या नाम है? परफेक्ट मॉक। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। 3500 स्टूडेंट डाउनलोड कर चुके हैं अभी तक। और इस पर अपनी सेकंड ग्रेड की जो है टेस्ट सीरीज चल रही है। एक चल रही है आपकी मात्र 49 रुपए में, जो है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में जो है आपके जितने भी जो आपके करंट अफेयर सेकंड ग्रेड में काम आएंगे, नवंबर से लेकर जून तक के, प्लस में खेल पुरस्कार, इनका अलग से टेस्ट सीरीज। और दूसरी अपनी चल रही है सेकंड ग्रेड जीके की, जिसमें 55 टेस्ट हैं। कितने टेस्ट हैं? 55 टेस्ट, और मात्र 249 रुपए में। और अभी ऑफर में 199 रुपए में ये आपको मिल रही है। ठीक है, अगर अपन बात करें करंट अफेयर्स के टेस्ट की, तो यहां आपको डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं ताकि आपको लेवल का पता चले। और सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है, इसमें डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं। कारण डेमो टेस्ट इसलिए फ्री दिए कि आपको पता चले कि किस लेवल की टेस्ट सीरीज है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप जो ये 2-2 हजार या 3-3 हजार की टेस्ट सीरीज ले रहे हो ना, उस लेवल की टेस्ट सीरीज है। क्योंकि मेरे कहने पर डेमो टेस्ट जरूर जाकर देखें। परफेक्ट मॉक डायरेक्ट सर्च कर सकते हो आप जो है प्ले स्टोर पर, वरना आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार मेरे कहने पर डेमो टेस्ट देखें। और आप बड़ी से बड़ी टेस्ट सीरीज से भी जो है कंपेयर करके देख लेना कि इतने कम रुपए में और उन जो बड़ी टेस्ट सीरीज है उनको लेवल मैच कर रही है टेस्ट सीरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का उपयुक्त आधार क्या है? तो हमेशा ध्यान रख लेना, मैंने क्या कहा था कि महाभियोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 56 में मिलता है, और प्रक्रिया का जो उल्लेख है महाभियोग की वो 61 में मिलता है। और भारत का राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने का एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण। उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक ध्यान रखना, महाभियोग शब्द जो है या प्रक्रिया है केवल
राष्ट्रपति के लिए यूज होती है। किसके लिए? केवल राष्ट्रपति के लिए ही भारतीय संविधान में उल्लेखित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 व अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है। ये दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी खुद की विधानसभा है। यह स्पष्टीकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मतलब जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र जो है, ये दोनों ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा मौजूद है। और ये अनुच्छेद 55 में जो है किस अनुच्छेद या किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। दिल्ली विधानसभा में जो है 70 सीट है आपकी, और जो पांडिचेरी विधानसभा है इसके अंदर आपकी कितनी? 30 सीट है। ये आपको ध्यान में रखना है। 70 सीट दिल्ली में और 70 से 17वां संविधान संशोधन 1992। फिर अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंडादेश के देश की शक्तियां प्रदान है। तो उसको क्षमा करने की, क्षमा का मतलब है पूरी की पूरी सजा माफ, निलंबन करने की, ठीक है, पूरी जो है सजा को निलंबित करना, परिहार, लघुकरण और परविलंबन, सारी की सारी शक्तियां उसको जो है प्राप्त है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। इनको अपन वैसे भी जो है पहले अच्छे से जान चुके हैं। जैसे मतलब आपका लघुकरण क्या होता है कि जैसे सजा की प्रकृति चेंज कर दी, फांसी को जैसे उम्र कैद में चेंज कर दिया। फांसी जो है, एक मिनट, किसी व्यक्ति के फांसी की सजा को आजीवन कारावास, यानी प्रकृति चेंज कर दी, आजीवन कारावास कर दिया। ठीक है। ऐसे परिहार क्या होता है? सजा की प्रकृति चेंज कर किए बिना सजा कम करना। जैसे 10 साल की सजा मिली है किसी को, उसको 5 साल की कर दें, तो ये होता है आपका कौन सा? परिहार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति से संबंधित भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 जो आपका 20 जून 1979 से प्रभावी हुआ द्वारा विलोपित कर दिया गया? इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि राष्ट्रपति से संबंधित भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विलोपित कर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, स्वतंत्र 4। फिर आता है अगला क्वेश्चन। एक बात और मैं बता दूं कि आज से अपन भारत का संवैधानिक विकास के शाम से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को इसको लाइक करना है, और जो भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर अपने बढ़ रहे हैं। कल जो है 2-3 दिन पहले 36.8 के थे, और आज अपन जो 38.1 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दे। आज से हम संवैधानिक विकास को अच्छे से देखेंगे। फिर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1773 का था, पहली बार ये टॉपिक जुड़े हैं, इसके बारे में असत्य कथन बताना है। सबसे पहले कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला ही गलत हो गया आपका, पहला ही क्या हो गया? गलत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया गया था, चार्टर एक्ट द्वारा बनाया गया था। तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है। इसमें जो है क्या किया गया था? 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे, बंबई प्लस मद्रास जो है, इसके जो गवर्नर थे, गवर्नर, इनको बंगाल के अधीन कर दिया। बंगाल गवर्नर के अधीन किया था, गवर्नर के अधीन किया था। ठीक है। ना कि जो है भारत का गवर्नर जनरल। ये 1833 के चार्टर एक्ट में बनाया था। इस अधिनियम के खंड 8 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय ने 26 जुलाई 1774 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। बिल्कुल सही है, जिसको अपेक्स न्यायालय कहते थे। क्या कहते थे? अपेक्स न्यायालय। और अपेक्स न्यायालय जो है, इसमें जो है क्या होता था सिस्टम है, इसमें 1+3 था। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है, 1 मिनट, 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था अपेक्स न्यायालय का? ये आपको ध्यान में रखना है। और ये थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे।
ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था, पहले बता चुका। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि 4 सदस्यीय क्या की गई, 4 सदस्यीय कार्यकारी जो परिषद है उसकी स्थापना भी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। अगला क्वेश्चन, 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की 12 सदस्यीय परिषद में 6 विधायी सदस्य थे, जिसमें से 4 का चुनाव विभिन्न स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। निम्नलिखित में से किस स्थानीय प्रांतीय सरकार को इनमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ये 12 सदस्य थे, आपको पता ही है। इसमें जो है एक 12 सदस्यों में कौन कौन था, एक तो गवर्नर जनरल था, ठीक है, एक का नाम सेनापति था, 2 हो गए। फिर है कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद, और कार्यकारी परिषद में जो है 4 सदस्य थे। फिर आता है विधायी सदस्य, जो अभी ऊपर अपन बात कर चुके, ये थे आपके विधायी सदस्य 6। देखो 6 4 10, 10 2 12 हो गए। इन विधायी सदस्यों में से जो है 2 जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट जो अपेक्ष न्यायालय था, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते थे, ठीक है, न्यायाधीश। और 4 जो अन्य थे, 4 जो निर्वाचित कह सकते हैं अपन, उनमें कौन कौन थे। सबसे पहला जो था वो बंगाल से, कहां से, बंगाल तो आपको पता ही है। दूसरा मद्रास, तीसरा बंबई। इनमें तो आपको कोई जो है डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब जो यहाँ पर डाउट वाली चीज आती है, आगरा। आगरा था, आगरा कहीं उल्लेखित नहीं मिलता, और यहाँ पर अपन आगरा ही कर जाते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि नाम ही नहीं सुनते थे उस टाइम। लेकिन आगरा से थे, यहाँ संयुक्त प्रांत से कोई नहीं था। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सर्जित किया गया। तो भारत के राज्य सचिव का पद सर्जित जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा किया गया। और प्रथम भारत सचिव कौन थे, तो प्रथम भारत सचिव थे सर चार्ल्स वुड। कौन थे, सर चार्ल्स वुड। और इनकी जो कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद, उसमें कितने सदस्य शामिल किए गए, 15 सदस्य। किस एक्ट के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान करो। सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहते थे, मार्ले मिंटो अधिनियम, सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। जिसमें मार्ले कौन था, भारत सचिव, कौन था, भारत सचिव था। और मिंटो क्या था, वायसराय था, वायसराय था। अब बात हो रही है आपकी कि इसमें जो है, पहले बात मैं बता दूं, केंद्रीय परिषद में 69 सदस्य थे। कितने थे, 69 सदस्य थे। 69 सदस्य जो थे आपके, उसमें से जो है 32, सबसे पहले जो कौन थे, शासकीय सदस्य तो थे 37, ठीक है, शासकीय सदस्य कितने थे, 37 थे। और शासकीय सदस्यों में से जो है अपने को जो है असुमेलित बताना है। जो शासकीय थे उसमें भी और बांटा हुआ था। शासकीय में जो है 37 में से, इधर लिख देता हूं, 28 जो है मनोनीत होते थे। क्या होते थे, मनोनीत, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। किसके द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ये भी ध्यान रखना। ठीक, बच गए कितने आपके, 28 तो क्या थे आपके, मनोनीत थे। तो 28, 9 बच गए। और ये 9 शासकीय सदस्य पदेन होते थे। ये देखो, ये 9, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, शासकीय सदस्य 37 थे, जिसमें से 28 मनोनीत थे और 9 क्या थे, पदेन थे। ठीक, फिर बात करें अशासकीय सदस्यों में गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य 5 थे। ठीक है, तो यहां बात जो है आपकी, ये भी क्या एकदम सही है। और अशासकीय सदस्यों में जमींदारा द्वारा निर्वाचित 4 थे, बिल्कुल गलत है। देखो, अशासकीय में मनोनीत 5 थे और अशासकीय में निर्वाचित कितने थे, 27 निर्वाचित थे, 27 से निर्वाचित थे। और इन 27 जो निर्वाचित थे आपके, इसमें जो है ध्यान रख लेना 5 मुसलमान थे, मेन ये ध्यान रखना है। और जो आपके जमींदारा द्वारा निर्वाचित थे उसकी सदस्य संख्या थी 6। कितनी, 6। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है प्रांतों के सही समूह को पहचान कीजिए जिसने भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनात्मक प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया। देखो 1935 में 11 प्रांत थे, 11 में से 6 प्रांतों में क्या किया गया, प्रांतों में द्विसदन की व्यवस्था की गई। किसकी, द्विसदन की। ठीक है, ये प्रांत कौन कौन से थे, नाम याद रख लेना।
मद्रास 1 नंबर, ठीक है। 2 नंबर बिहार, 3 नंबर बंबई, 4 नंबर बंगाल, 5 नंबर संयुक्त प्रांत और 6 नंबर असम। इन 6 में द्वीप सदन जो है क्या किए गए, प्रावधान किया गया। तो मद्रास है, संयुक्त प्रांत है, सिंध नहीं है तो गलत, बॉम्बे बंबई को कहते हैं, बंगाल बिहार ये हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन संयुक्त प्रांत उड़ीसा नहीं है तो ये गलत हो गया, बंगाल सिंध नहीं है गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 ही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए, उनमें से उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अंबेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन पर अविश्वास, जिनको मतलब वो नहीं लेना चाहते थे संविधान में, उसमें ग्राम स्तरीय पद सोपान थे, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसको नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र के वो समर्थक थे, नेतृत्व पूजा यानी कि किसी नेतृत्व पूजा के भी वो विपक्ष में थे, और सामाजिक न्याय की आरंभिक स्थिति के रूप में लोकतंत्र के पक्ष में थे। तो 1 व 3 के विपक्ष में थे, उत्तर ऑप्शन नंबर 2। फिर एक कथन है कि मैं इस तथ्य से लज्जा का अनुभव नहीं करता कि हमने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय 1935 के अधिनियम की बहुत सी बातों को अपनाया। मतलब भारतीय संविधान कुछ नहीं, 1935 से ज्यादातर लिया गया था, ठीक है। तो मैं इस तथ्य से लज्जा का अनुभव नहीं करता कि मेरे को इस बात की कोई शर्म नहीं है कि हमने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय 1935 के अधिनियम को बहुत सी बातों को अपनाया। लगभग 1935 अधिनियम ही जो है भारतीय संविधान है। किसी भी अच्छी बात को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भीमराव अंबेडकर बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल हुए थे, सही बात है, लेकिन वे अखिल भारतीय कांग्रेस से निर्वाचित नहीं हुए थे, ठीक है। बंगाल से निर्वाचित हुए, लेकिन पार्टी का नाम ध्यान में रख लेना, अनुसूचित जाति परिसंघ, अनुसूचित जाति परिसंघ। तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य महावीर त्यागी ने डॉक्टर अंबेडकर को मुख्य कलाकार के रूप में वर्णित किया। जो महावीर त्यागी थे उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का मुख्य कलाकार कहा, तो केवल 20 सत्य है। देखो, पहले बंगाल से निर्वाचित हुए, आजाद भारत में जो है बंगाल तो चला गया बांग्लादेश में, यानी पूर्वी पाकिस्तान में, और फिर जो है यहाँ से जो है ये बंबई से निर्वाचित हुए। कहां से, बंबई से निर्वाचित हुए। और बंबई से निर्वाचित क्यों हुए, क्योंकि किसी की जो है त्याग पत्र आया। किसका आया, MR जेकर का। इन्होंने क्या दिया, त्याग पत्र, और उस जगह से फिर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है निर्वाचित हुए। तो ये आज जो आपके 20 क्वेश्चन थे। अब ये PDF आपको जो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर दे चैनल को। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।